स्वागत है हमारे चैनल एजू किरण में। और ये अर्थव्यवस्था में इसके पहले हम लोग 5 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग बैंक और बैंकिंग शब्दावलियाँ पढ़ चुके थे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, साथ ही साथ नीति आयोग के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं योजना आयोग। भारत में योजनाओं का स्वरूप और भारत को विकसित करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया और इसका गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। जैसा कि हमने बताया कि योजना आयोग का हमेशा पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो ये हमारे प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, तथा प्रथम उपाध्यक्ष चुने गए गुलजारी लाल नंदा। अब देखते हैं कि योजना आयोग क्या है। योजना आयोग जो है एक संविधानेतर सलाहकारी प्रवृत्ति की संस्था है। सलाहकारी प्रवृत्ति का संस्था अर्थात ये सरकार को एक तरीके से सलाह देती है, अपनी योजनाओं का रूपरेखा सरकार के पास प्रस्तुत करती है, जिससे सरकार भारत के विकास के लिए उसे योजनाबद्ध तरीके से लागू करती है। ठीक है, इसीलिए इसे सलाहकारी या परामर्शदात्री संस्था के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कार्य है। योजना आयोग का मुख्य कार्य जो था वो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। इसमें सभी राज्यों के सम्मिलित अनुमोदक संस्था के रूप में 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। इसमें नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इसमें हिस्सा होता है और ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग के द्वारा कोई भी रूपरेखा दी जाती है तो उसमें ये लोग उसको अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन अर्थात उसको आगे बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार का वर्चस्व न रहे, अर्थात केंद्र सरकार अपनी मनमानी न कर सके, इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के बिना अनुमोदन के योजना आयोग कोई भी अपनी योजना को प्रस्तुत नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद था, जिसमें हम लोग जाने कि राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित होते थे और वो एक अनुमोदक के रूप में कार्य करते थे। अनुमोदन अर्थात उसी योजना को आगे बढ़ाने पर अपने विचार प्रस्तुत करना अथवा सुझाव देना। तो ये हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद था। इसके बाद योजना आयोग ने भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार की, जिसे पूरी तरीके से भारत में लागू किया जा चुका है। अब आप लोगों को पता होगा 1 जनवरी 2015 से वर्तमान सरकार के द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके एक नया आयोग, नया कमीशन देखने को मिला, जिसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया और 1 जनवरी 2015 से लगातार कार्य कर रहा है। योजना आयोग को अब भारत से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जा चुका है। अब उन्हीं के बारे में हम लोग क्रमशः पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाएं अर्थात 5 वर्ष की योजना, ऐसी योजना जो 5 वर्ष की हो उसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो हमारी सबसे पहली योजना जो थी 15 मार्च 1950 को गठन हुआ और पहली योजना जो थी 1951 में लागू की गई, जो कि 1956 तक चली।
और इस योजना का मॉडल जो था वो हेरोड डोमर ने बनाया था, इसीलिए इसे हेरोड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या थी? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरीके से कृषि एवं सिंचाई पर आधारित थी। उसमें कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, सिंचाई परियोजनाओं पर काम करने के लिए तमाम प्रकार के प्रारूप तैयार किए गए और उसे लागू किए गए, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। 1951 से 56 5 वर्ष और फिर 56 से 61 5 वर्ष। ये मॉडल जो था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, इसे बनाया था पीसी महालनोबिस। ये बड़े अर्थशास्त्री थे भारत के, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और इन्होंने अपने इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर जोर दिया। भारी उद्योग, और इसी भारी उद्योग के क्रम में बोकारो, भिलाई और राउरकेला जैसे बड़े प्लांटों का निर्माण किया गया। ठीक, तो ये हमारी दो पंचवर्षीय योजना हो गई। अब इसके आगे देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से लेकर 66 तक चली और इसका मॉडल तैयार किया सैंडी और चक्रवर्ती ने। सैंडी और चक्रवर्ती ने इसमें आत्मनिर्भर और स्फूर्त अर्थव्यवस्था के निर्माण पर जोर दिया गया। आत्मनिर्भर, हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो सके, हम किसी दूसरे देश पर आश्रित न रहें, अपना खुद निर्माण कर सके, आयात निर्यात ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सके, इस पर जोर दिया गया। ठीक है, इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना, यहाँ थोड़ा सा देखेंगे टाइम पीरियड का गैप आता है। 66 के बाद 69 आ गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 60 के दशक में 2 बार भारत को युद्ध लड़ना पड़ा, 1962 में पाकिस्तान से और 65 में चीन से, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर पड़ गई और पंचवर्षीय योजनाएं जो है पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई। 1969 से 74 तक चला। ठीक है, और चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। इसमें भी आत्मनिर्भरता, अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इस पर जोर दिया गया। ठीक है, इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका मॉडल प्रस्तुत किया डीपी धर ने, और इसी में गरीबी हटाओ को नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में, और इसका समयावधि था 1974 से 78 तक। ये मात्र 4 वर्ष तक चला था, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1978 में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, और जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसने पुरातन सरकार के द्वारा लागू किए गए पंचवर्षीय योजना को बीच में ही रोक दिया था 2 वर्ष के लिए, और फिर से 1980 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, और इसमें गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर और रोजगार के तरीके, कौशल विकास इत्यादि तरीकों पर जोर दिया गया, और ये हमारी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना है, इसका समयावधि था 1985 से 90 तक, 1985 से 90 तक। और ये जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना में निवेश पर जोर दिया गया, इन्वेस्टमेंट पर, विदेशी निवेश, एफडीआई, ये सारी चीजों पर जोर दिया गया, ताकि विदेशी कंपनियां भारत में ज्यादा से ज्यादा आ सके और अपना निवेश करे, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। तो ये हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका समयावधि था 1985 से 90 तक, और इसमें निवेश पर जोर दिया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं नई आर्थिक नीतियों के बारे में। 1990 में भारत की अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से मंदी आ गई थी, और
अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण पंचवर्षीय योजनाओं को 2 वर्ष तक रोकना पड़ा और 1990 से 92 तक किसी भी पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया। फिर 92 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया और ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था वेब मिलर ने और इस पर मानव संसाधन के विकास पर जोर दिया गया। मानव संसाधन के विकास पर जोर दिया गया। ठीक है। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, यानी कि 1997 से सन 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना को चलाया गया। इसमें सामाजिक न्याय व समानता के साथ आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। समानता के साथ आर्थिक विकास अर्थात समाज में सभी व्यक्तियों को बराबर अर्थव्यवस्था में योगदान करने के बराबर मौके मिले, इस बात पर जोर दिया गया। ठीक है। तो ये हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका समयावधि था 1997 से 2002। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसका समयावधि था 2002 से 2007 तक। इस पंचवर्षीय योजना में कुछ खास नहीं रहा, तो इसकी विशेषता के बारे में हम लोग कुछ खास नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2007 से 12 तक चली। 2007 से 12 तक चली और इसमें जोर दिया गया तीव्रतर समावेशी विकास का। तीव्रतर समावेशी विकास का इस पर जोर दिया गया। इसके बाद आखिरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2012 से लेकर 17 तक चली और 17 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर 2015 से ही नीति आयोग कार्य करने लगा था, लेकिन पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी थी, इस वजह से इसे रोका नहीं गया। 2017 के बाद कोई अन्य नई पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी सतत विकास एवं संपोषणीय विकास का इस पर जोर दिया गया। सतत विकास अर्थात भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हम अपने संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग कर सके, इसी को बोलते हैं सतत विकास। अर्थात कोयला, पेट्रोलियम आदि चीजों को भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर प्रयोग करना है, इस पर जोर दिया गया। अर्थात गलत तरीके से उसका दुरुपयोग ना हो, ज्यादा मात्रा में वेस्ट ना हो, इन सारी बातों पर जोर दिया गया और ये हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में था। अभी हम लोगों ने देखा कि 66 से 67, 68, 69 ये 3 साल तक कोई योजना लागू नहीं हुई। इसको हम लोग बोलते हैं योजना अवकाश। और भारत में अब तक पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम में 3 योजना अवकाश किए गए। तो पहला हमारा योजना अवकाश था 1966 से 69 तक और इसकी विशेषता क्या थी? भारत में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति को आगे बढ़ाया गया और हम लोग खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। ठीक है। तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था हरित क्रांति। हरित क्रांति के वैसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग और भारत में अगर बात की जाए तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को ही माना जाता है। ठीक है। और हम लोगों ने दूसरा योजना अवकाश, अभी हमने बताया कि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी तो पुरातन सरकार के द्वारा चलाई जा रही पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था और 1978 से 80 तक जनता पार्टी ने एक वर्ष का छोटा छोटा प्लान, जिसे हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाया। ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा योजना अवकाश 1990 से 92 तक रहा। 1990 से 92 तक रहा। इस योजना अवकाश को क्यों किया गया? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत की अर्थव्यवस्था USSR के टूटने के बाद पूरी तरीके से चरमरा गई थी। भारत के पास
इतना पैसा नहीं था कि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी कि पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर सके। इसीलिए 2 वर्ष तक इसमें गैप दिया गया और 1990 से 92 तक किसी भी पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया और इसी के बीच नई आर्थिक नीतियों को लागू किया गया, जिसको हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको याद करने का आसान तरीका है, आप सिर्फ देखेंगे तो सब में 5-5 वर्ष का गैप है। सिर्फ 5वीं पंचवर्षीय योजना को छोड़कर बाकी सभी में 5-5 वर्ष का गैप है। और आप ये 3 योजनाओं का इसको याद कर लीजिए, 66 से 69 तक और 78 से 80 तक और 90 से 92 तक। इसमें 5 जोड़ देंगे यानी कि 69 से 74 तक, फिर 80 में 5 जोड़ देंगे तो 80 से 85 तक और 92 में 5 जोड़ देंगे तो 92 से 97 तक। इस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं को याद करने का ये सरल तरीका है। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं में अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे मॉडल पूछ लेता है या विशेषता पूछ लेता है या समयावधि पूछ लेता है। कई बार मैचिंग में भी प्रश्न आते हैं, तो इसको अच्छे से समझिए और याद करिए। आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा इसके बारे में अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।